हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होगे और प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे होगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना कोई देरी किए हुए। सबसे पहले हम वोकैब को डिस्कस करेंगे, जो भी वर्ड्स आज के हैं, साथ ही उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिर आर्टिकल को पढ़ेंगे और उसके बाद जो आरसी के क्वेश्चंस है जो आर्टिकल बेस्ड है वो भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वोकैब के साथ। और जो पहला हमारा वर्ड है वो है स्पिरिट। अब स्पिरिट क्या है? नाउन है। अब स्पिरिट देखो, ऐसे तो काफ़ी सारे मीनिंग्स होते हैं स्पिरिट के। एक तो स्पिरिट आप जिसको आप हिंदी में आत्मा भी कहते हो, ठीक है, वो स्पिरिट होता है। सेकंड स्पिरिट जो किसी पर्सन का, जो देखो पर्सन के दो पार्ट्स होते हैं। एक जो उसका फिजिकल फीचर होता है, ठीक है, जिसमें उसके जो भी उसका फिजिकल एस्पेक्ट है, उसके बॉडी, उसका ऑर्गन, ठीक है। एक होता है उसका स्पिरिट जो उसका मेंटल एंड इमोशनल पार्ट होता है, एस्पेक्ट होता है। बट यहाँ पे जो स्पिरिट की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मूड या फीलिंग से। मतलब कोई सिचुएशन है, कोई इवेंट है, उससे जुड़ी हुई जो फीलिंग है, उससे जुड़ा हुआ जो मूड है, उसको स्पिरिट कहते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो समझो कि कोई कैंपेन हो रहा है, ठीक है। अब ये कैंपेन क्यों किया जा रहा है? ये किया जा रहा है पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। एक जगह पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो एक कैंपेन किया जा रहा है जिससे जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि पोल्यूशन कम हो। तो इस कैंपेन का जो स्पिरिट होगा वो कैसा होगा? इससे जो फीलिंग्स जुड़ी हुई होंगी, मूड जुड़ा हुआ कैसा होगा? पहले तो चेंज ओरिएंटेड होगा। क्यों? क्योंकि चेंज चाहिए सिचुएशन में। अभी पोल्यूशन है, सिचुएशन को चेंज करना है, पोल्यूशन कम करना है। देन ऑप्टिमिज्म आप कह सकते हो, होप कि चीज़ें अब सुधर जाएंगी, पोल्यूशन अब उतना ज़्यादा हमें तंग नहीं करेगा, हमें उतना प्रॉब्लम्स, हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगा। तो जो फीलिंग्स हो गया, जो मूड हो गया, जो किसी चीज़ से जुड़ा होता है, उसको ही हम स्पिरिट कहते हैं, जिसको हम फीलिंग भी कह सकते हैं, एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब एंटोनिम्स की बात करें तो एक्सटीरियर है, सरफेस है। अब एक्सटीरियर एंड सरफेस क्यों है इसके एंटोनिम्स? देखो, क्योंकि जो फीलिंग होती है या फिर मूड होता है या स्पिरिट होता है वो हर एक पार्ट में होता है। अगर किसी कैंपेन में अगर चेंज है तो कैंपेन के हर एक पार्ट में चेंज होगा, हर एक पार्ट में ऑप्टिमिज्म होगा, मेजॉरिटी में होगा। क्यों? अब पार्ट में होने का मतलब क्या है? कैंपेन में जितने भी लोग हैं इन्वॉल्व, उनका फीलिंग भी होगा क्या? चेंज से अफेक्टेड। ऑप्टिमिज्म उनमें भी होगा, होप उनमें भी होगा। जो कैंपेन में इवेंट्स किए जा रहे होंगे, जो डिसीजंस किए जा रहे होंगे, इसी मूड, ये जो मूड है ऑप्टिमिज्म का, होप का, यही डिसाइड भी कर रहा होगा, ठीक है। सेम एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं। एटमॉस्फेयर क्या होता है? वो हर जगह होता है। तो अगर हम कह रहे हैं कि एटमॉस्फेयर किसका है? चेंज का है। एटमॉस्फेयर किसका है? ऑप्टिमिज्म का है, होप का है। तो क्या है कि हर जगह है। बट अगर हम सिर्फ सरफेस या एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं तो कोई चीज़ क्या है, सिर्फ ऊपर ऊपर वाले लेवल पे ही है, सिर्फ परत पे है, उसके ऊपर की जो परत है वहां पे, सरफेस लेवल पे, अंदर अंदर नहीं है। इसीलिए एक्सटीरियर एंड सरफेस आपके स्पिरिट के या फिर आपके फीलिंग के या एटमॉस्फेयर के एंटोनिम्स बन सकते हैं। सेकेंड वर्ड की हम बात करें, परसेप्टिबल है, ठीक है, एडजेक्टिव। परसेप्टिबल क्या होता है? नोटिसेबल। बहुत सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जो चीज़ आप नोटिस कर सकते हो, परसीव कर सकते हो, क्योंकि परसेप्टिबल परसीव से ही बना है। परसीव करने का मतलब क्या होता है? नोटिस करना। तो ग्रेट इनफ फॉर यू टू नोटिस। अब ग्रेट इनफ किस सेंस में कहा जा रहा है कि आप नोटिस कब करोगे? जब वो चीज़ आपको दिखेगी, महसूस होगी। तो महसूस होने के लिए भी उसे एक लेवल तक का तो होना होगा, एक एक्सटेंट तक का तो होना होगा, तभी आप उसको देख पाओगे, महसूस कर पाओगे, छू पाओगे, फील कर पाओगे। तो परसेप्टिबल क्या होता है? बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो वो होता है नोटिसेबल, ठीक है। पैल्पेबल भी कहते हैं, डिटेक्टेबल भी कहते हैं। पैल्पेबल सिमिलर मीनिंग है, जो आप फील कर सको, जो आप देख सको, ऑब्जर्व कर सको। डिटेक्टेबल जो डिटेक्ट हो जाए, मतलब जिसको आप नोटिस कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो। एंटोनिम्स इसके है इनडिसर्नेबल एंड सटल। इनडिसर्नेबल तो उसको कहते हैं जो कि हमें दिखता ही नहीं, ठीक है, जो जिसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते आप। और नोटिसेबल बिल्कुल भी नहीं है। सटल क्या होता है? सटल होता है कि वो चीज़ प्रेजेंट तो होती है वहाँ पे, बट इतनी छोटी होती है, इतनी माइनर होती है कि उसका होना हमें पता नहीं चलता, तो उसको भी सटल कहते हैं। तो इसीलिए इनडिसर्नेबल और सटल जो है वो आपके परसेप्टिबल के एंटोनिम्स हैं। थर्ड इज कंस्ट्रेंट्स, नाउन है। कंस्ट्रेंट्स क्या होता है? यहाँ पे क्या मतलब है इसका? स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द वे दैट यू बिहेव और अलाउड टू बिहेव। मतलब बिहेवियर पे जो लिमिटेशंस लगाए गए हैं, बिहेवियर पे जो कंट्रोल रखा गया है, उसको यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स कहा जा रहा है। कंट्रोल किस सेंस में? बिहेवियर की अगर बात करें तो एक काइंड ऑफ
एक सर्टेन रूल्स है, रेगुलेशन है, गाइडलाइंस है जिसके अंदर रख के बाउंड्स है, कॉन्फाइंस है, लिमिटेशंस है जिसके अंदर रख के आपको बिहेव करना है। मतलब एक सर्टेन बिहेवियर ही आप दिखा सकते हो। आपको फ्रीडम नहीं है कि आप किसी भी तरह का बिहेव करो, जैसा आप चाहते हो वैसा बिहेव करो, नहीं, यू हैव टू फॉलो द डेकोरम। आपको डेकोरम मेंटेन करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है। तो वहाँ पे इस सेंस में कंस्ट्रेंट्स यूज हुआ है। ऐसे तो कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, जो चीज़ किसी चीज़ को होने से रोकती है। तो यहाँ पे भी काइंड ऑफ एक चीज़ होने से रोक ही रही है। किसको रोक रहा है? जो आपका फ्रीडम है कि किसी भी बिहेव करूँ, जो मुझे मन करे वो करूँ, उस फ्रीडम को रोक रही है। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स इस सेंस में भी काम करेगा। बाउंड्स एंड कन्फाइंस सेम मीनिंग है, लिमिटेशंस को ही कहते हैं। तो सिनोनिम्स हो गए इसके। फ्रीडम एंड इनकरेजमेंट, इसके एंटोनिम्स है। फ्रीडम मतलब कुछ भी करने की आपके पास आज़ादी है। इनकरेजमेंट क्यों एंटोनिम है? क्योंकि इनकरेजमेंट यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स में क्या किया जा रहा है? रोका जा रहा है। इनकरेज में आपको और इनकरेज किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है कि आप जैसे मन चाहे वैसे आप बिहेव कर सकते हो। ठीक है। कंडक्टेड, कंडक्टेड क्या होता है? बिहेव करना। कंडक्टेड मतलब बिहेव इन पर्टिकुलर वे, मतलब एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करना, एक पर्टिकुलर बिहेवियर शो करना, उसको कहते हैं कंडक्ट करना। और कैरिड भी कहते हैं, कंपोर्टेड भी कहते हैं। कैरिड जैसे अब कहते हैं ना, ही कैरिड हिमसेल्फ वेल, मतलब क्या है उसका कि उसके बिहेवियर काफी अच्छा था, ही बिहेव्ड वेरी वेल। ठीक है। और कंपोर्टेड भी वही होता है, बिहेव। ठीक है। थोड़ा सा वर्ड आपको यहाँ पे अजीब सा लग रहा होगा, न्यू वर्ड है, बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है कंपोर्टेड, बट इसका मतलब ये नहीं कि मीनिंग पता नहीं होनी चाहिए। कंपोर्टेड का भी मतलब होता है बिहेव्ड, कि अगर कहीं भी आर्टिकल में यूज हो गया, किसी आरसी में यूज कर दिया गया, वो कैब में आ गया, तो मीनिंग पता होनी चाहिए ना कि आप उसको समझ पाओ। मीनिंग कितनी इजी है, बिहेवियर मतलब है इसका, बिहेवियर से। ठीक है। एंटोनिम्स काफी इजी है इसके। मिसबिहेव करना, मिसकंडक्ट करना। कंडक्ट करने का मतलब ही होता है बिहेव करना। तो मिसकंडक्ट करना मतलब क्या हो रहा है? बिहेवियर उसका अच्छा नहीं है, अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है वो। फिफ्थ इज रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को दिखाना, शो करना, रिप्रेजेंट करना। किसको? किसी के नेचर को, किसी के एटीट्यूड को, किसी के फीलिंग को शो करना, रिप्रेजेंट करना, दिखाना या साइन होना उस चीज का। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्ट करना। डिस्प्ले और रिवील करना भी इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। डिस्प्ले करना मतलब वही होता है दिखा रहे हो, रिवील करना भी वही होता है दिख रहा है सबको क्या एटीट्यूड है और क्या फीलिंग है, नेचर क्या है। ओके। इसके एंटोनिम्स क्या है? बिलाइड एंड कॉन्ट्राडिक्टेड। कॉन्ट्राडिक्टेड का तो मतलब पता है, झूठा या फॉल्स, या उसको अपोज कर देना, उसको झूठा बता देना, उसको गलत बता देना। बिलाई का मतलब होता है ये गलत रिप्रेजेंट करना। जैसे रिफ्लेक्ट में क्या होता है? जो ट्रू एटीट्यूड है, जो आपका ट्रू फीलिंग है वो दिखाया जाता है। बट बिलाई में क्या होता है? बिलाइड करने में क्या होता है कि जो ट्रू है वो ना दिखा के कुछ और दिखाया जाता है, फॉल्स दिखाया जाता है, फॉल्सली रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम कहते हैं बिलाइड। सिक्स्थ इज फेथ। ओके। कंडक्टेड क्या है? ये वर्ब की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। रिफ्लेक्टेड भी वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फेथ आपका नाउन है। ठीक है। फेथ क्या होता है? ट्रस्ट किसी चीज में। ठीक है। ट्रस्ट इन समबडीज एबिलिटी और नॉलेज, किसी की एबिलिटी में, किसी के नॉलेज में ट्रस्ट होना, या फिर ये ट्रस्ट करना कि जो प्रॉमिस किया गया है वो कोई चीज़ है या कोई पर्सन है वो करेगा, तो उसको कहते हैं हम फेथ। यानी कि ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, बिलीफ जो आपको किसी में होता है, अब भले वो कोई प्रोसेस हो, कोई प्लान हो, कोई पर्सन हो। ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे? फेथ कहेंगे, कॉन्फिडेंस कहेंगे, या फिर कहेंगे बिलीफ। एंटोनिम्स क्या होगा? डाउट। डाउट पता है जहाँ पे और ट्रस्ट नहीं होता है, जहाँ पे आपको लगता है कि चीज़ें सही भी है बट चीज़ें गलत भी है, तो वहाँ पे डाउट आता है। स्केप्टिसिज्म भी वही होता है, लैक ऑफ ट्रस्ट, जहाँ पे चीज़ें आपको पूरी तरह से बिलीवेबल नहीं लगती है, पूरा बिलीफ नहीं होता है आपको, तो आप वहाँ पे स्केप्टिसिज्म शो करते हो। मतलब एक एटीट्यूड आप में आता है मिसट्रस्ट का, डिस्ट्रस्टफुल एटीट्यूड रहता है आपका, कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। अपराइजिंग क्या है? नाउन है अपराइजिंग। ठीक है। रिवोल्ट या रेवोल्यूशन या रिबेलियन को कहते हैं जब एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ पे कुछ लोग होते हैं वो जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि जो पीपल पावर में है, जो पीपल अथॉरिटी में, उनके खिलाफ उनको आंदोलन करना है। ठीक है। फाइट करनी है, उसको कहते हैं अपराइजिंग। और रिबेलियन भी कहते हैं, रिवोल्ट भी कहते हैं, सेम ही मीनिंग है। एंटोनिम्स क्या होंगे? कंप्लायंस, सब्सर्वियंस। दोनों का ही मतलब होता है आपका फॉलो करना, फॉलोइंग ऑफ ऑर्डर्स। मतलब जो भी अथॉरिटी में है, जो भी पावर में है, उसने जो भी रूल्स रखे हैं उसको फॉलो करना, जो भी उसके ऑर्डर्स है उसे फॉलो करना, उस सिचुएशन को हम कंप्लायंस कहते हैं,
यह सबसर्वियंस कहते हैं। और वहीं जब लोग फॉलो नहीं करना चाहते, जब उन्हें लगता है कि चीज़ें गलत है, चीज़ें उनके अकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर वो ग्रुप बना के फाइट करना स्टार्ट करते हैं, अपोज करना, रेजिस्ट करना स्टार्ट करते हैं। फिर सिचुएशन बन जाती है अपराइजिंग की, रिबेलियन की या फिर रिवोल्ट की। 8 इज वोस, नाउन है। वोस किसको कहते हैं? ट्रबल्स, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, चैलेंजेस जो किसी के हैं, वोस कहते हैं। मिजरीज भी कहते हैं, एंग्विसेस भी कहते हैं, सेम चीज़ है। ट्रबल्स के प्रॉब्लम जो किसी को भी है, अब फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है। एंटोनिम्स क्या होगा? इलेशन, फेलिसिटी, दोनों का मतलब होता है ग्रेट हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा खुशी, तो उसको हम कहेंगे इलेशन या फेलिसिटी। 9 इज बैटर्ड, एडजेक्टिव है। बैटर्ड किसको कहते हैं? डैमेज्ड को, जो चीज डैमेज्ड है, ठीक है, उसको डैमेज कर दिया गया है, हम बैटर्ड कहेंगे, रेक्ट कहेंगे, टैटर्ड कहेंगे। स्टर्डी, विगरस क्या होता है? स्टर्डी इज स्ट्रॉन्ग, विगरस भी होता है स्ट्रॉन्ग, फुल ऑफ एनर्जी भी कह सकते हो, ठीक है। 10th इज रिसेप्टिव, एडजेक्टिव है। रिसेप्टिव लोगों के लिए यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? ऐसा कोई पर्सन जो दूसरे के आइडियाज को लेके ओपन है, विलिंग है, वो दूसरे के आइडियाज को एक्सेप्ट करना चाहता है, सुनना चाहता है, मानना चाहता है, उस पर्सन को हम कहते हैं रिसेप्टिव, ओपन या अप्रोचेबल। जो दूसरे के आइडियाज हो, सजेशन हो, भले ही डिफरेंट हो, बट वो सुनता है, अगर सही होता है वो अडॉप्ट भी करता है, तो हम उस पर्सन को रिसेप्टिव कहते हैं, ओपन कहते हैं, अप्रोचेबल कहते हैं। अब ऐसा पर्सन जो नहीं सुनता, जिसको अपना ही बिलीफ, अपना ही आइडिया, जो भी उसका बिलीफ है उसको वही सही लगता है, दूसरों की वो नहीं सुनता, नए आइडियाज नहीं सुनना चाहता है, डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट बिलीफ्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, उसको हम इनटॉलरेंट कहते हैं या फिर डॉगमेटिक कहते हैं, और इसलिए एंटोनिम्स। 11th इज स्क्रैपिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, जेरेंड भी हो सकता है, क्योंकि पता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही तो जेरेंड होती है। जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर नाउन का फंक्शन कर रही है तो क्या जेरेंड है। और आईएनजी फॉर्म तो पता है वो आपको कंटिन्यूअस टेंस में यूज हो सकता है या फिर एज अ एडजेक्टिव एडवर्ब यूज हो सकता है। तो स्क्रैपिंग कहने का मतलब क्या होता है? कैंसिल कर देना, किसी चीज़ को हटा देना। वो प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब अभी की सिचुएशन में उसका यूज़ नहीं हो पाएगा, तो उसको क्या करते हैं? हम हटा देते हैं। तो उसी एक्शन को, उस चीज़ को हटाना या कैंसिल करना स्क्रैपिंग कहलाता है, अबैंडनिंग कहलाता है, अबॉलिशिंग कहलाता है। एंटोनिम्स क्या होंगे? प्रिजर्विंग, प्रिजर्व करना, रखना, उसको चलाना, आगे तक कंटिन्यू करना। रीइंस्टेटिंग, फिर से लेके आना उसको। 12th इज ओवरलुक, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। ओवरलुक क्या होता है? किसी चीज को ध्यान ना देना। टू फेल टू सी और नोटिस समथिंग, मतलब कि आपकी नज़र से वो निकल गई, आपने नोटिस नहीं किया, नोटिस कर नहीं पाए, ऑब्जर्व नहीं कर पाए, तो होता है ओवरलुक। स्किप कर गया, उसको मिस कर गए। एंटोनिम क्या होगा? हीड, रिगार्ड, दोनों का मतलब होता है टू पे अटेंशन। हीड करना मतलब किसी चीज पे अपना अटेंशन पे करना, ठीक है। रिगार्ड भी वही होता है, किसी चीज के बारे में सोचना, कंसीडर करना। कंसेंसुअल इज एन एडजेक्टिव। कंसेंसुअल वो उस चीज को हम कहते हैं जिस चीज पे लोगों की सहमति है, सब लोगों का एक ही ओपिनियन है, उसको हम कहते हैं कंसेंसुअल। दैट पीपल इन जनरल अग्री विथ, मतलब ऐसा कोई नहीं है जिसका उस चीज को लेके दूसरा ओपिनियन है, वो अपोज कर रहा है, नहीं, सब लोग अग्री कर रहे हैं, सब लोगों का सेम ओपिनियन है, उसको कहते हैं हम कंसेंसुअल। यूनानिमस भी कह सकते हैं उसको, कलेक्टिव भी कह सकते हैं। अब एंटोनिम्स क्या होगा? यूनिलैटरल। यूनिलैटरल में क्या होता है? एक ही पार्टी इन्वॉल्व है, वो अपने मन से एक्शन ले रहा है, उसको मतलब नहीं है बाकी पार्टी जो इन्वॉल्व है उस चीज में, उसको पूरा ही डिसरिगार्ड कर दिया है, उनको उसने अपना ही चला रहा है, उसको कहते हैं यूनिलैटरल। जब अपने मन से ही एक ही इंडिविजुअल पार्टी खुद से ही डिसीजन ले रही है, खुद से ही मतलब डायरेक्शन डिक्टेट कर रही है, वो स्टैब्लिश कर रही है क्या करना है क्या नहीं करना, तो यूनिलैटरल कहलाता है। इंडिविजुअल भी कहते हैं, एक ही पर्सन सब कुछ कर रहा है। 14th इज प्रैग्मेटिज्म, नाउन है। प्रैग्मेटिज्म क्या होता है? थिंकिंग अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन अ प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल वे रेदर देन बाय हैविंग फिक्स्ड आइडियाज एंड थ्योरीज। ओके, अब इसको मैं सिंपल में समझाता हूँ। तो प्रैग्मेटिज्म कहते हैं रियलिस्टिक होना, सेंसिबल होने को। सिचुएशन है तो सिचुएशन में जो सॉल्यूशन वहां पे होना चाहिए, उस सिचुएशन में उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना, वो जो आपका थॉट प्रोसेस होता है, उसको ही प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। ये नहीं कि फिक्स आइडियाज है, आप में फिक्स थ्योरीज है, एक ही आइडिया को आपने पकड़ लिया, एक ही थ्योरी माइंड में चल रही है, उसी थ्योरी को लगा रहे हर सिचुएशन में, नहीं। आपको पता है कि सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, हर सिचुएशन में एक फिक्स थ्योरी, फिक्स आइडिया काम नहीं करेगा।
रियलिस्टिक होना होगा, प्रैक्टिकल होना होगा, सिचुएशन को देखना होगा कि सिचुएशन जैसा डिमांड कर रही है वैसा ही सॉल्यूशन दे हम। तो उसको, उस एटीट्यूड को हम कहते हैं प्रैग्मेटिज्म, प्रैक्टिकलिटी या रियलिज्म। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा? इम्प्रूडेंस होगा, फैचुइटी होगा। दोनों का मतलब क्या होता है? स्टुपिडिटी। स्टूपिड वे में बिहेव कर रहे हो आप, एक फिक्स आइडिया लेके बैठ गए हो, वहाँ पे हर को अप्लाई कर पा रहे हो पर हो नहीं पा रहा, क्योंकि वहाँ पे अप्लाई होगा ही नहीं, एप्लीकेबल है ही नहीं, रेलेवेंट है ही नहीं वो। एक फ्रेजल वर्ब है डाई डाउन, जिसका मतलब होता है कोई चीज़ अगर वीक हो रही है, स्ट्रांग कम हो रही है, स्ट्रेंथ कम हो रहा है उसका, या लाउड है वो कम लाउड हो रही है, नोटिसेबल थी तो कम नोटिसेबल हो रही है, डिसअपियर हो रही है, उसको कहते हैं हम डाई डाउन। ठीक है, तो ये थी वोकैबुलरी। अब हम आते हैं आर्टिकल पे, देखते हैं आर्टिकल किस पे। तो श्रीलंकाज वर्डिक्ट ऑन द आइलैंड नेशंस 9th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जो श्रीलंका में जो 9th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है उस पे है आज का आर्टिकल। द स्पिरिट ऑफ द मैंडेट ऑफ द प्रेसिडेंशियल पोल वाज क्लियर फॉर चेंज। ठीक है, तो देखते क्या कह रहा है। ये इसका टाइटल है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, एक बार आप देख लो। ओके, तो ये आपका पहला पैराग्राफ है। अब यहाँ पे पहले खुद से पढ़ के कोशिश करो समझने की कि क्या कह रहे हैं ऑथर इसमें। ठीक है, तो पहले खुद से पढ़ना है आपको। ये रहा आपका सेकंड पैराग्राफ, फिर ये रहा थर्ड, ये रहा लास्ट पैराग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पे आपने खुद से पढ़ लिया। ओके, अब इसके बाद आएंगे क्वेश्चंस। तो ये पहला क्वेश्चन है। अब पढ़ा आपने, जो भी आपको समझ में आया उसके बेस पे आंसर करने की कोशिश करो, देखो कि क्या आंसर आपसे हो रहे हैं। ये सेकंड वाला क्वेश्चन है और ये थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत देखते हैं क्या कह रहा है आर्टिकल। श्रीलंका वर्डिक्ट। ओके, तो श्रीलंका का वर्डिक्ट मतलब जो आया है रिजल्ट, ठीक है, उसको लेके है ये वाला आर्टिकल। तो क्या कहते हैं कि श्रीलंका का वर्डिक्ट ऑन द आइलैंड नेशन 9th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अभी हुआ है, ठीक है, उसमें जो आपका आइलैंड नेशन है श्रीलंका, कोई आइलैंड नेशन कहाँ गया है, तो जो आइलैंड नेशन का जो 9th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ उसमें क्या रिजल्ट आया, क्या आउटकम आया, उसको लेके द स्पिरिट ऑफ द मैंडेट ऑफ द प्रेसिडेंशियल पोल वाज क्लियर। ठीक है, स्पिरिट यानी कि फीलिंग, जो मूड था, किसका जो मैंडेट, जो अथॉरिटी दी गई है कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा इलेक्शन में, वो क्लियर था। स्पिरिट क्या था? फॉर चेंज, मतलब जो मूड था इलेक्शन का इस बार वो चेंज की तरफ था। तो जो भी रिजल्ट आए हैं वो चेंज से, जो चेंज चाहिए लोगों को, उससे इन्फ्लुएंस्ड हुए। देखते क्या हो। The people of Sri Lanka have voted for change in the 9th presidential election with their nod to Anurag Kumara Dissanayake of the National People's Power। तो जो श्रीलंका के लोग हैं उन्होंने वोट किया है, किसके लिए? चेंज के लिए वोट किया है, इस पर बदलाव के लिए वोट किया है। और जो 9th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है, और किसको उन्होंने जिताया है? तो अनुराग कुमार दिसानायके है, नेशनल पीपल्स पावर KNPP के, उनको उन्होंने जिताया है। यहाँ पे विद देयर नॉट टू, नॉट मतलब कि अग्रीमेंट देना, अग्री करना, अपना कंसेंट देना। तो कंसेंट देना किस सेंस में? कि आप हमारे प्रेसिडेंट बनो। ठीक है, इवन दो मिस्टर दिसानायके ऑल्सो द चीफ ऑफ द जनत विमुक्ति पेरामुना had to go through a second round of counting, a first since the introduction of the system of executive presidency in 1978. The spirit of the mandate is for a change and a perceptible shift away from the established traditional parties and groups that dominated the political landscape. अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक सिंगल सेंटेंस है, मतलब इतना लंबा सेंटेंस है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके पार्ट्स में समझेंगे। तो क्या कहा जा रहा है कि इवन दो मिस्टर दिसानायके, ठीक है, जो कि चीफ है किसके? जनत विमुक्ति पेरामुना JVP के चीफ है। तो इवन दो, हालांकि उनको सेकंड राउंड ऑफ काउंटिंग से गुजरना पड़ा, मतलब एक बार काउंटिंग हो गई, फिर से एक बार और काउंटिंग हुई, उसके बाद ये डिक्लेयर किया गया कि हाँ इनको करना है। और ये जो सेकंड काउंटिंग हुई है पहली बार हुई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है फर्स्ट सेंस, कब से? जब से जो सिस्टम है एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी का उसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1978 से, तो उस टाइम से 1978 से पहली बार हुआ है कि सेकेंड राउंड ऑफ काउंटिंग हुई है।
ऑफ इवन दो अब जबकि सेकेंड राउंड ऑफ काउंटिंग हुई है, फिर भी जो मूड है इलेक्शन का वो क्लियर था, जो रिजल्ट है उसकी फीलिंग क्लियर थी। क्या थी कि लोगों को अब चेंज चाहिए, ठीक है। और जो स्टैब्लिश ट्रेडिशनल पार्टीज हैं या ऐसे ग्रुप्स जिन्होंने अभी तक डोमिनेट करके रखा था पॉलिटिकल लैंडस्केप को श्रीलंका में, उससे अब अलग कुछ चाहिए, उससे अब लोगों का थोड़ा सा रुझाव कम हो रहा है और चेंज की तरफ, बदलाव की तरफ आ रहा है। It is remarkable that the JVP, a party with Marxist origins that is leading the NPP, has been able to get about 42% of the vote share, unlike its poor showing in 2019 and 2020. अब ये remarkable है, काफ़ी impressive भी है, काफ़ी surprising भी है कि JVP जिस पार्टी का मार्क्सिस्ट ऑरिजिन्स है, मतलब मार्क्सिज्म पे बेस्ड है, मार्क्स के प्रिंसिपल्स पे है। अब मार्क्स के प्रिंसिपल क्या होता है, देखो मार्क्सिस्ट पार्टी मतलब एक ऐसी पार्टी जो क्लासलेस हो, ये बिलीफ रखती है कि क्लास नहीं होना चाहिए, ठीक है, इक्वालिटी होनी चाहिए, या फिर अगर रिसोर्सेज है तो उसको एज ए सोसाइटी ओन करना चाहिए, जहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी का इक्वल शेयर हो रिसोर्सेज में। तो वैसी ही एक व्यू पॉइंट एटीट्यूड के साथ ये पार्टी बनी थी जेवीपी, और एनपीपी को लीड भी कर रही है। और ये रिमार्केबल बात है, काफ़ी इंप्रेसिव बात है कि इस बार उनको 42% वोट मिला है, अगर कंपेयर करें 2019 एंड 2020 में जहाँ पे उनका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब था। And though lower than in 2015 and 2019, voter turnout was about 79.5%. और इस बार जो वोटर टर्नआउट मतलब कितने लोग आए वोट देने, 79.5% था। हालांकि ये 79.5% कम रहा 2015 और 2019 से। Given their constraints, all the contestants conducted themselves in a way that reflected their faith in the democratic system. और इस बार जो contestants थे, ठीक है, उनके बिहेवियर पे लिमिटेशंस थी, तो उन्होंने भी वैसे ही खुद को वैसे ही बिहेव भी किया, इस तरह से बिहेव किया और बिहेव किया कि रिफ्लेक्ट कर रहा था उनका बिहेवियर क्या, कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में उनका फेथ अभी भी है, बिलीफ है, वो कॉन्फिडेंस है उनमें। इट इज ऑल्सो नो सरप्राइज that the purpose for which the popular uprising Aragalia struggle in Sinhala took place found resonance in the campaign and verdict। और जो ये भी सरप्राइजिंग बात नहीं है कि जो एक पॉपुलर अभी रिबेलियन अपराइजिंग हुआ था, रिवॉल्ट हुआ था अरागालिया नाम से, जिसको स्ट्रगल कहते हैं, सिन्हला एक लैंग्वेज है श्रीलंका में, ठीक है, तो अरागालिया को स्ट्रगल कहते हैं। तो जो इसका पर्पस था वो भी बहुत सिमिलर था, जो कैंपेन हुआ उसकी जो मूड था, उसका जो फीलिंग था बहुत सिमिलर था, और वर्डिक्ट भी बहुत सिमिलर था इस अरागालिया के पर्पस से। क्या था? चेंज। As economic woes had triggered the uprising, all the contenders had focused on the economic factor। अब जो अपराइजिंग क्यों हुई थी? क्योंकि इकोनॉमिक वोज थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थे कंट्री में, लोगों को इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थे, जिसकी वजह से अपराइजिंग हुई थी। तो जितने भी कंटेंडर्स थे, जो भी इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे थे, उन सभी का फोकस किस पे था? इकोनॉमिक फैक्टर पे था। उन्होंने सभी अपने कैंपेन्स इकोनॉमिक जो फैक्टर उसके अकॉर्डिंग, उसके आसपास ही रखे थे। Mr. Dissanayake told The Hindu recently that fixing the battered economy would be among his priorities। मिस्टर डिसनाके ने हिंदू में बोला था, ठीक है, एक इंटरव्यू हुआ था उनका हिंदू के साथ, तो उन्होंने ये बोला कि जो बैटर्ड इकॉनमी है, मतलब जो इकॉनमी अभी जो बैटर्ड है, डैमेज स्टेट में खराब चल रही है इकॉनमी, उनको ठीक करना, उसको ठीक करना, फिक्स करना मतलब ठीक करना होता है, तो उसको ठीक करना उनकी प्रायोरिटीज में से एक है। प्रायोरिटीज मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, तो इकोनॉमी को सही करना उनके सबसे इंपॉर्टेंट कामों में से एक है। डिस्पाइट बीइंग अ लेफ्टिस्ट, The JVP leader appears receptive to welcoming private and foreign investment। हालांकि वो लेफ्टिस्ट है, फिर भी जो JVP लीडर है वो वेलकमिंग है, ओपन है, ठीक है, वो एक्सेप्ट करेंगे प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को भी। His election manifesto talks of renegotiating rather than scrapping with the EMF the 2.9 बिलियन बेलआउट एग्रीमेंट। अब जो उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था वो क्या बताता है? वो बताता है रीनेगोशिएट करना। IMF का एक 2.9 बिलियन डॉलर का बेल आउट एग्रीमेंट है, तो ये जो मिस्टर दिसनाके का इलेक्शन मैनिफेस्टो है वो रीनेगोशिएट करेगा, उस पर फिर से बातें चलेंगी इस एग्रीमेंट पे, स्क्रैप नहीं करेगा इस एग्रीमेंट को, मतलब रिजेक्ट नहीं करेगा। बेल आउट एग्रीमेंट क्या होता है? देखो IMF क्या करती है, जो भी कंट्री इकोनॉमिक प्रॉब्लम में है तो उनको वो
लाइक मॉनेटरी हेल्प करती है, फाइनेंशियली हेल्प करती है, जिससे एक कंट्री की सिचुएशन सही हो जाए, लोगों में वापस से कॉन्फिडेंस हो, बिलीफ हो, कंट्री सही हो जाए। ठीक है, तो आईएमएफ ने ऑफर किया है $2.9 बिलियन का बेल आउट एग्रीमेंट। तो ये जो मिस्टर दिसने आके हैं वो रीनेगोशिएट करेंगे, इस एग्रीमेंट पे फिर से बात करेंगे, स्क्रैप नहीं करेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे, अबॉलिश नहीं करेंगे। What Mr. Dissanayake should not overlook is that he has to adopt a consensual path while implementing his economic policy and programs. अब मिस्टर दिसनायाके को ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, ये चीज़ नहीं स्किप करनी चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए ये चीज़ कि उनको एक कंसेंसुअल पाथ अडॉप्ट करना है। मतलब उनको ऐसे वे में काम करना है जिसमें बाकी जो पार्टीज है उनका वो भी अग्री करें, जो भी वो इकोनॉमिक पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, जो भी इकोनॉमिक प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं, उन सभी पार्टीज का सहमति हो। तो ये चीज़ उनको थोड़ा ध्यान में रखना है। It is also going to be challenging when it comes to the other facets of governance and how he will be able to ensure a system change as he has repeatedly attacked the present corrupt political culture. अब ये भी एक चैलेंजिंग होने वाला है उनके लिए, डिफिकल्ट होने वाला है उनके लिए कि जो और भी फसेट्स है गवर्नेंस के, ये तो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स की बात हुई, उसके अलावा और भी एस्पेक्ट्स है गवर्नेंस के, तो वहाँ पे वो चेंज कैसे लेके आएंगे ये भी मिस्टर दिसनायाके के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी तक हमेशा जो करप्ट पॉलिटिकल कल्चर रहा है उसको अटैक किया है, उसको क्रिटिसाइज किया है, तो वहाँ पे चेंज लेके आना डिफिकल्ट होने वाला है उनके लिए। द प्रॉमिस टू होल्ड इलेक्शंस टू प्रोविंशियल काउंसिल्स, अ टियर ऑफ गवर्नमेंट दैट the JVP had once opposed must be reassuring to Tamils. हालांकि उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो फिर से इलेक्शन करेंगे प्रोविंशियल काउंसिल का। ठीक है, प्रोविंशियल काउंसिल क्या है? गवर्नमेंट का एक टियर है, एक पार्ट है, एक लेवल है, जिसको पहले उनकी पार्टी अपोज कर रही थी, वो उसके खिलाफ थे, बट अब क्या कहा है कि वो उसका इलेक्शन करेंगे। तो ये चीज़ तमिल्स के लिए काफ़ी रियसरिंग होने वाली है, उनको कॉन्फिडेंस आएगा, तमिल्स को चेयरफुल होंगे। In the area of foreign relations, Mr. Dissanayake, dubbed by his critics a pro-China leader, is expected to extend his pragmatism. He did visit India early this year. अब अगर फॉरेन रिलेशंस की बात करें कि अब अलग कंट्रीज़ के साथ क्या रिलेशंस रहेंगी, तो मिस्टर दिसनायाके को उनके जो क्रिटिक्स हैं, जो उनके बारे में उनके अगेंस्ट हैं जो लोग, उन्होंने उनको एक प्रो चाइना लीडर कहा है। मतलब ऐसे लीडर है वो जो चाइना को सपोर्ट करते हैं, चाइना की पॉलिसीज़ को सपोर्ट करते हैं, उसके स्टेप्स को, मेजर्स को सपोर्ट करते हैं। तो उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अपने प्रैग्मेटिज्म को, मतलब जो उनका रियलिस्टिक एटीट्यूड है कि किस सिचुएशन में कैसा सोल्यूशन लेके आना है, उसको वो और आगे तक भी बढ़ाएंगे। अब ये प्रैग्मेटिज्म कहाँ दिखा? क्योंकि उन्होंने इस साल शुरुआत में इंडिया को विजिट किया था, तो एक तरह से वो एक प्रैग्मेटिज्म शो कर रहे हैं कि जैसा सिचुएशन है वैसा वो डिसीजन ले रहे हैं, और उनसे एक्सपेक्ट भी यही किया जा रहा है कि आगे भी वो सेम प्रैग्मेटिज्म शो करेंगे। His manifesto also mentioned that Sri Lanka's territory would not be allowed to threaten or risk the national security of any country in the region, including India. और उनका मैनिफेस्टो ये भी कहता है कि श्रीलंका को वो इस तरह से यूज़ नहीं होने देंगे कि किसी दूसरे कंट्री के लिए वो नेशनल सिक्योरिटी बन जाए, इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, इंडिया या कोई भी कंट्री के लिए वो नेशनल सिक्योरिटी नहीं बनने देंगे श्रीलंका को, ये बात भी उनका मैनिफेस्टो कहता है। But it remains to be seen how the new president will translate into action his electoral promise of abolishing the current system of executive presidency, a matter that has been refused to die down in the political discourse of the country for over 30 years. अब ये तो आगे चल के ही पता चलेगा कि किस तरह से जो नए प्रेसिडेंट है वो जो भी उनके प्रॉमिसेस है उनको एक्शन में बदलेंगे, उन पे वर्क करेंगे। और प्रॉमिस किस चीज़ की है? जो अभी सिस्टम चल रहा है एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी का, उसको हटाने का प्रॉमिस है। अब तो ये आगे पता चलेगा, आगे देखेंगे लोग कि किस तरह से वो इस सिस्टम को हटाते हैं। और ये जो मैटर है सिस्टम को हटाने का, ये जो पॉलिटिकल डिस्कशन हुआ है, पॉलिटिकल डिबेट्स जो 30 साल से चल रहे हैं कंट्री में, उन सभी में ये पार्ट हुआ, उन सभी में का ये हिस्सा रहा है ये टॉपिक।
ठीक है। रिफ्यूज टू डाई डाउन का मतलब क्या है कि वो कम नहीं पड़ा है, स्ट्रांग नहीं हुआ है। मतलब हम जब भी हुआ है कोई डिस्कोर्स, कोई डिस्कशन, तो ये जो टॉपिक है एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी का जो सिस्टम है, ये हमेशा बातों में इसको लेकर डिस्कशंस हुई हैं। और इसीलिए देखने की बात होगी कि कैसे जो अभी के नए प्रेसिडेंट है वो इसको कैसे अबॉलिश करते हैं, जो उन्होंने प्रॉमिस किया है कि ये जो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी है, ये सिस्टम है, ये इनको वो हटा देंगे। मिस्टर दिसान्याके, who will be assuming charge under not so comfortable conditions, requires understanding and cooperation from every section of Sri Lankan society। अब मिस्टर दिसान्याके जो कि चार्ज लेंगे, कंट्रोल लेंगे कंट्री का, कैसे कंडीशन में? नॉट सो कंफर्टेबल, मतलब उनके लिए कंडीशंस बहुत कंफर्टेबल नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में हमने पहले बात की, ठीक है, वो प्रॉब्लम्स है। फिर उनको अभी चेंजेस भी लाने हैं गवर्नेंस में, तो वहाँ भी चैलेंजेस है। फिर यहाँ पे उनको एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि फॉरेन रिलेशंस के भी एस्पेक्ट से वो थोड़ा प्रैग्मेटिज्म, विजडम दिखाएंगे। उसके बाद ये भी करना है उनको कि जो करंट सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी है उसको अबॉलिश कैसे करेंगे। तो चैलेंजेस बहुत है, कोई कंफर्टेबल इन्वायरमेंट नहीं है। अनकंफर्टेबल इन्वायरमेंट में उनको दिया गया है चार्ज कंट्री का, ठीक है। तो उनको क्या रिक्वायर है, क्या जरूरत पड़ेगी उनको? अंडरस्टैंडिंग की और कोऑपरेशन की। हर सेक्शन, श्रीलंकन सोसाइटी के हर सेक्शन से उनको कोऑपरेशन, हेल्प की जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो ये था आज का आर्टिकल। टोन हम कहें ऑथर की तो इन्फॉर्मेटिव है, एनालिटिकल है। इन्फॉर्मेटिव क्योंकि इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। एनालिटिकल ज़्यादा है क्योंकि वो एनालाइज भी कर रहे हैं ऑथर सिचुएशन को। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे एनालाइज किया कि जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो क्या रिवील कर रहा है कि लोगों को चेंज चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी उन्होंने एनालाइज किया है, यहाँ पे जो अपराइजिंग हुआ था अराकालिया, उसका उन्होंने सिमिलैरिटी यहाँ से पैरेलल दिखाया है। जो कैंपेन हुआ, वर्डिक्ट हुआ, तो ये भी एनालिसिस ही किया है उन्होंने। यहाँ पे भी एनालाइज ही कर रहे हैं कि क्या मिस्टर दिसान्याके को किस तरह का अप्रोच रखना चाहिए। तो कंसेंसुअल अप्रोच उनको रखना चाहिए जब वो इकोनॉमिक पॉलिसी और प्रोग्राम्स रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी बताया है कि वो वेलकमिंग है प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के। तो एनालिटिकल टोन है एज वेल एज इंफॉर्मेटिव है। क्वेश्चंस पे आते हैं। तो व्हाट इज वन ऑफ द मेजर चेंजेस सिग्नल बाय द इलेक्शन ऑफ अनुराग कुमार दिसान्याके? तो क्या चेंज देखने को मिला है जो इलेक्शन हुआ है अनुराग कुमार दिसान्याके का, जिनको चूज किया गया है एज ए न्यू प्रेसिडेंट? क्या चीज देखने को मिल रहा है? और रिटर्न टू ट्रेडिशनल पार्टीज, कि ट्रेडिशनल पार्टीज की तरफ लोग चाह रहे हैं कि वापस से ट्रेडिशनल पार्टीज आए पावर में। तो नहीं, ये गलत है। अगर हम देखें तो जहाँ पे चेंज की बात हुई थी तो शिफ्ट अवे, मतलब यहाँ से लोगों का रुझान जा रहा है, वो यहाँ से अब इसमें एस्टैब्लिश ट्रेडिशनल पार्टीज है उनसे हट के वो चेंज चाहते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनल पार्टीज पावर में आए ये तो नहीं चाहते वो। स्ट्रॉन्गर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी की तो बात नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है चेंज में। अ शिफ्ट अवे फ्रॉम एस्टैब्लिश पॉलिटिकल ग्रुप सही है क्योंकि लिखा हुआ भी था पैसेज में आपकी। डिक्लाइन इन वोटर टर्नआउट गलत है, ठीक है। कंटिन्यूएशन ऑफ पास्ट पॉलिटिकल ट्रेंड्स गलत है क्योंकि कंटिन्यूएशन नहीं चाहते हैं ना लोग। यहाँ पे क्या कहा गया था कि जो अभी तक डोमिनेट कर रहे थे पॉलिटिकल लैंडस्केप को, उससे शिफ्ट, मतलब उससे हट रहा है, रुझान जा रहा है लोगों का। तो वो नहीं चाह रहे कि जो अभी तक डोमिनेट करते वो कंटिन्यू करे। सेकंड, जो वोटर टर्नआउट का डिक्लाइन है, ये जो चेंजेस आया वो नहीं शो कर रहा है। चेंज जो इलेक्शन हुआ है अनुराग कुमार दिसान्याके का, वो ये नहीं शो कर रहा है कि वोटर कम आए थे, वो ये शो कर रहा है कि लोग चेंज चाहते हैं। What stance did Mr. दिसान्याके टेक रिगार्डिंग द IMF बेलआउट? IMF बेलआउट को लेके क्या एटीट्यूड है मिस्टर दिसान्याके का? हमने पढ़ा है कि वो रीनेगोशिएट करेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे, अबॉलिश नहीं करेंगे। तो स्क्रैप करने का तो मतलब क्या होता है? रिजेक्ट कर देना। तो ये गलत हो गया। रीनेगोशिएटिंग की बात हुई है। अब बेलआउट अमाउंट को इंक्रीज करने का या फिर बेलआउट को मैनिफेस्टो को इग्नोर भी नहीं किया उन्होंने। जब उन्होंने ये बोला है कि वो फिर से रीनेगोशिएट करेंगे तो ये तो हम बोलेंगे नहीं कि उसको इग्नोर कर दिया उन्होंने। अब इंक्रीज करना और डबल करना, दोनों का मतलब तो एक ही है। थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया यहाँ पे। इंक्रीज मतलब अनस्पेसिफाइड अमाउंट कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ पे डबल करने की बात हुई है। बट सिर्फ रीनेगोशिएट करने की बात हुई है, ये नहीं बताया है कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या वो इंक्रीज करना चाहते हैं अमाउंट को या डबल करना चाहते हैं? तो ये स्कोप से बाहर है। तो आंसर 2 आपका बी करेक्ट आंसर है। Which issue did all presidential candidates focus on during their campaign? किस इशू पे फोकस था कैंपेन के दौरान सभी भी जितने भी कॉन्टेस्टेंट्स थे उनका? तो हमें पता है इकोनॉमिक फैक्टर्स पता है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है।
अपराइजिंग जो हुआ था वो इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से ही हुआ था। इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स जो हैं अभी लोगों को, श्रीलंका में जो कंट्री इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को बेयर कर रही है, सफ़र कर रही है, उसकी वजह से अपराइजिंग हुआ था। और इसको देख के जितने भी कंटेंडर्स उन्होंने इकोनॉमिक फैक्टर पे ही फोकस किया, तो इकोनॉमिक तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो गए, फॉरेन पॉलिसी, सोशल इकोनॉमिक, करप्शन, इन्वायरमेंटल इश्यूज। ठीक, तो ये रहा आज का आर्टिकल। कोई भी आपका डाउट हो इस आज के सेशन से लेके, वो कैब में डाउट हो, आपका आर्टिकल में डाउट हो, क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। इंग्लिश सेक्शन को लेके कोई डाउट है आपका, रीडिंग कैसे करनी है, या फिर अगर रीडिंग से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो भी इन जनरल वो भी आप पूछ सकते हैं। कोई सजेशन है, कोई रिकमेंडेशन है, वो भी दे सकते हैं आप मुझसे, शेयर कर सकते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, इंप्रूव करते रहे। और मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।